कक्षा 8 की बुक है हमारा राजस्थान, जिसमें विभिन्न टॉपिक है। 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के दरमियान जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, विकास योजनाएं, जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ग्रामीण और शहरी प्रशासन, राजस्थान में कला एंड संस्कृति। पहला टॉपिक होगा 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठाओं का मालवा गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। सर्वप्रथम कब? 1711 में। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर महासोड़ा के शासकों ने किराया देना स्वीकार किया। 28 में डूंगरपुर महासोड़ा किराया स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 में मराठा ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह को पुनः शासक बना दिया। यह मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठा के विरुद्ध कूटनीतिक नीति बनाने का निर्णय लिया। हुड़ा सम्मेलन राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1737 को हुरडा भिलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सोई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भगत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ऐदनामा तैयार किया गया, जिसमें सुनिश्चित किया गया कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु दूसरे का शत्रु और मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक सीमित हो गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सोई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपना माता राधाबाई 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और 804 की वसूली की। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका 1743 से 1750 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह जय सिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र जयपुर के शासन में बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया और ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू का युद्ध हुआ। सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर शासक बना। हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की बात जोधपुर में मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी
राम सिंह और भगत सिंह की मध्य उत्तराधिकार संघर्ष। राम सिंह और भगत सिंह मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा साहित्य पुराने साहित्य के प्रयास में जुट गई। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अभी तो उसकी आर्थिक दिशा भी सोचनी होगी। व्यापार नष्ट हो गई, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। मेवाड़ में उत्तराधिकार। 1761 में महाराणा राजसिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राजसी आसन पर बैठा दिया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के दो दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह, दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठा से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृहयुद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक व्यवसाय के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अंग्रेज और सिंधिया। मुगल साम्राज्य के पतन के और मराठा द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों व सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार और अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के उत्सुक हुए। 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार संधियाँ करनी शुरू की। राजस्थान के राज्यों में 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का शासन स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के शासन में आ गया। संधियों कोई परिणाम। 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम अंग्रेजों के दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों और सामंतों के विशेष शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ हो गया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। अब है अहदनामा, इकरारनामा, समझौता पर पड़ता। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा का चौथ है। खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर खिराज होता है। और चौथ, अन्य शासकों से लिया जाता है। रोहड़ा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में जगत सिंह द्वितीय। मराठा को सर्वोत्तम 1711 मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। राजस्थान के राज्य ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी में राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियाँ कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों और जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण कंपनी के राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, संधिपत्र
संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दिरावन जारी सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपादृष्टि पर निर्भर कर दी। राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1844 में वासुदेव महाराज और लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं ने असंतोष की भावना बलवत्त हो गई। सामान्य जनता की भावना, राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। ढूंढी जॉर्ज और लोटू जाट द्वारा नशराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत प्रसन्नता के कारण है। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्य में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 में मेरवाड़ बटालियन, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड, 35 में जोधपुर लीजियन, 41 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा संबंधित राज्य से वसूल किया गया। संबंधों की मनोदशा, 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासकों को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के 50 सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। अब वह कोटार या सलोबर ठिकाने इसके उदाहरण है। तात्कालिक कारण, भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह सेकना पड़ता था। क्रांति का प्रारंभ, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेवाड़ में मेजर सार्वस, मारवाड़ में मैकपॉसन, जयपुर में कर्नल इंडियन पॉलिटिकल एजेंट थे। ये सभी एजेंट राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। जहाँ से एक सवाल फिक्स बनता है, ये क्रांति का फोटो है, यहाँ से एक सवाल फिक्स आता है। नशराबाद मुख्यालय, अजमेर में रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री, नीमच मुख्यालय ग्वालियर में, मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिडेंट, हरियाणपुरा मुख्यालय पाली में, रेजिमेंट जोधपुर लीजन, देवली मुख्यालय टोंक में, रेजिमेंट कोटा कंटिजेंट, ब्यावर मुख्यालय अजमेर में, मेर रेजिमेंट, खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट। इन सैनिक छावनी में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। क्वेश्चन आ जाए कि क्रांति के समय राजस्थान में कितने यूरोपीय सैनिक थे, तो एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए उन्हें नियंत्रण में 19 मई एजीजी के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उन्हें सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा शक्ति से विद्रोहियों का दमन करें। नशराबाद में विद्रोह, 28 मई 1857 ईस्वी को नशराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपने तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर इपोसिट वुड न्यूबरी के हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नीमच में विद्रोह, 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी।
नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़ अमेरिकन बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचा। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्थ ने मेवाड़ के पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्थ ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एरनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1897 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजन ने मोती का सीताराम और तिलक प्रसाद, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते दिल्ली की ओर चल पड़े। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ अहुआ ले गया। अहुआ में विद्रोह। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। अहुआ, अशोक, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1897 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हिटकोट व जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटकर अहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को अहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। अहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे, वहाँ की एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांग। कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्ट का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान के कई स्थल ऐसे थे जहां क्रांति का संग्राम हो रहा था, जैसे बंदेड़ा, कोटारी आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। क्रांति का समापन। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर ताते तोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल व मेहराब का फांसी पर चढ़ा दिया। अठारह ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण 1857 ईस्वी की स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस कारण राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इसके बाद साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि शासकों ने ताते तोपे का सहयोग नहीं किया। क्रांति के परिणाम। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधि देना शुरू किया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने देश को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी भारत आजादी महत्वपूर्ण सोपान। विद्रोह, बगावत, दमन, बलपूर्वक शांत करना, छावनी, सैकड़ों
छावनी यानी सैकड़ों सैनिकों का डेरा। एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। 18 स्वतंत्र क्रांति प्रारंभ हुआ नसीराबाद से। ठाकुर खुशहाल सिंह 1857 ईस्वी में हुआ। शुभारंभ राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ नसीराबाद से 28 मई 1857 को। केरवाड़ा रेजिडेंट केरवाड़ा छावनी भील रेजिमेंट थी। आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कहीं अधिक प्रयासों से देशी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। राजस्थान एकीकरण की शुभगाट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रतिमंडल आंदोलन द्वारा जनजागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 50 लाख रुपया और 20 लाख जनसंख्या से कम मौत। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार ने रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने कुशीनगर, लावा, निमराना। एक केंद्र शासित अजमेर मेवाड़ा था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासती शासक महाराजा भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25-26 जून 1940 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाई, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्था संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों का ठिकानों को एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में
आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हो गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी में समझेंगे। प्रथम चरण मत्स्य संघ 17 और 18 मार्च 1948 को। एकीकरण की प्रक्रिया समेकित। अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी थी। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को राज्य प्रमुख, शोभाराम कमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये देख लो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 17-18 मार्च 1948 पहला चरण। अब है द्वितीय चरण, जिसमें पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 18 मार्च 1948 व 25 मार्च 1948। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतों, कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को भी मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा का महाराजा वीर सिंह राज प्रमुख व गोकुललाल आसावा प्रधानमंत्री बने। ये सभी रियासतें डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, टोंक, किशनगढ़। पहले भीलवाड़ा को शाहपुरा कहा जाता था। तीसरा चरण है जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया। मेवाड़ के भोपाल सिंह को राजप्रमुख तथा माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। चतुर्थ चरण में वृहत राजस्थान 23 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय हुआ। अब तक जो एकीकरण हुआ था ना, उसमें सबसे बड़ा भाग अब हुआ शामिल। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के महासिंह द्वितीय राजप्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वैध राजस्थान का उद्घाटन किया। पंचम संयुक्त वैध राजस्थान 15 मई 1949 को वैध राजस्थान में मत्स्य संघ का नीमराणा ठिकाना सहित विलय हुआ। पंचम चरण में नीमराणा का विलय हुआ। निम्बो पंचम पंच 5वें चरण में मिलेगा। छठे चरण में राजस्थान 26 जनवरी 1950 को सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर सिरोही का विलय किया गया। सप्तम राजस्थान 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर, मध्य प्रदेश के सुंदरलाल डब्बा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की। झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। एकीकरण जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया। वृहद, विशाल या बड़ा। संयुक्त वैध राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? संयुक्त वैध राजस्थान जोधपुर था, कोटा था, अजमेर में पड़ना था। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे गोपाल सिंह। राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, ललित गो के प्रयासों से आगे बढ़ी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अब जनसंख्या, ये तो वैसे नया आने वाला है जनसंख्या विवरण, तो हम ज़्यादा विस्तृत तरीके से इसको नहीं देखेंगे। 1872 में शुरू हुई 10 वर्षों के अंतराल से, और व्यवस्थित जो है वो 1881 में शुरू हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है।
जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ जा रही है। उच्च वृद्धि दर सूचक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 21 थी। नीचे दिए गए मानचित्र में जनसंख्या जिले अनुसार बाड़मेर में 32.5% वृद्धि दर रही, जबकि गंगानगर जिले में सबसे कम 10% रही है। ये इसमें वृद्धि दर नोट की गई। नए जिलों के अनुसार वृद्धि दर अगली जो जनगणना चल रही है 27 वाली उसमें आएगी, इसमें नहीं आने वाली। घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल के संबंध बताता है। एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जिले में एवं सबसे कम जैसलमेर में 17 व्यक्ति। जयपुर में 595, जैसलमेर में 17, राजस्थान का 200। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में राज्य की 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 प्रति वर्ग किमी जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा पूर्वी समतल मैदान में राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी ये ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियां जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। सबसे कम धौलपुर में 846 है। ये प्रत्येक जिले की लिखी हुई है। 200 की 905। साक्षरता। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। ये क्वेश्चन लेवल टेस्ट में आया था। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक या आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 67.11% है। क्षेत्रफल 6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर में 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 79.19%, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12% है। पुरुषों व महिलाओं में साक्षरता क्रमशः झुंझुनू और कोटा पुरुषों में सर्वाधिक झुंझुनू में, जबकि महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में। प्रतापगढ़ जालोर में न्यूनतम है। सर्वाधिक
ये समझ नहीं आया। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू और कोटा में सर्वाधिक। पुरुष साक्षरता झुंझुनू में सर्वाधिक है, महिला साक्षरता कोटा में सर्वाधिक है। क्रमशः प्रतापगढ़ में पुरुष साक्षरता न्यूनतम है, जालोर में महिला साक्षरता न्यूनतम है। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजना लागू कर रही है, इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी का लगभग 25% है। शहरी आबादी जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर में सबसे कम नगरों में निवास करते हैं। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियाँ। राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गाँव में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियाँ खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्रित कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या जनजातियाँ हैं। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। राजस्थान के अन्य जिला जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में भी जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और शहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। शहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया। राजस्थान के 12 जिले की शहबाद और किशनगंज तहसीलों में शहरिया जनजाति सर्वाधिक है। वनोपज, वंश प्राप्त उपज। जनगणना जनसंख्या संबंधी सूचनाएं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात। धौलपुर का राजस्थान के 21 भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। मरुस्थल। उद्योग। उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहाँ प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उनमें परिवर्तन कर उनके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना। ये सिद्धा एवं द्वितीय व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण जीवन यापन करता है। सामान्यतः आर्थिक क्रिया कहलाती है। कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन, अन्य कई सेवाएं आदि। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ। हालांकि आधुनिक काल से लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान। लघु कुटीर उद्योगों का विकास। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों में अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु लघु वृहद स्तर पर कई उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर और लघु उद्योग के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। ये निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता, विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।
मिट्टी से बर्तन, बांस से वस्तुओं का निर्माण, 5 टोकरियाँ। हथकरघा उद्योग, इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से, छोटे छोटे मशीनों और उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्यों को करते हैं। कुटीर उद्योग, हाथों से वस्त्र बनाती महिलाएं, सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर की कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेजनो खादी प्रसिद्ध है। खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि आधारित लघु उद्योग, राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भिलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में ये उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, श्रीमाधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां, पाली जिलों में तिल्ली की खल, तेल संबंधित उद्योग संचालित है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि शहरों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग, वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। देश का 90% फॉस्फेट यह मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। शीशा और जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। आदमदार से आभूषण निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्र बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ। संगमरमर में ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें, उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने हेतु छोटे कुटीर लघु उद्योग इकाई के रूप में कार्य। वृहद उद्योग, वर्तमान राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योग के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग की व्यवस्था आदि। वृहद उद्योग में तेजी से विकास हेतु विकास
होने के कारण वर्तमान में औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। शुद्ध वस्त्र यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले की बाबर कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्रों की रंगीन छपे बंदेज का कार्य हेतु जयपुर, सांगनेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन पैड कहा जाता है। सीमेंट उद्योग राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाकेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाड़ा, ये 2-3 नाम है ना। बिड़ला तो चित्तौड़ में हो गया, चलो छोड़ो। उदयपुर सीमेंट उदयपुर में हो गया, मंगलो मोडो कोटा में हो गया, जेके वाइट नागौर में, श्री सीमेंट ब्यावर में, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाड़ा चित्तौड़ में, ये याद रखना। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाड़ा। शक्कर उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़ जिले के भोपाल शहर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में मेवाड़ शक्कर मिल नदी क्षेत्र में स्थापित की गई। गंगानगर में बूंदी जिले में केसर में चीनी मिल स्थापित की गई। इसके अलावा धौलपुर, उदयपुर में कांच, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़, गंगानगर में वनस्पति घी और नागौर में नमक उद्योग है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक जोन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया। इन्हें सेज कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित है। उद्यम व्यवसाय औद्योगिक ज्ञान उद्योग संबंधी बंदेज धागे से बांध कर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। कौन सा सबसे प्राचीन है? सूती। चूना पत्थर जिप्सम का प्रयोग सीमेंट उद्योग में। परिवहन और पर्यटन। परिवहन के महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने हेतु राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। सड़क परिवहन राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण राज्य में स्थित है। सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया जो सड़क परिवहन की आधार स्तंभ है। रेल परिवहन स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा व सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल 1853 महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। इसके बाद अन्य राज्यों में धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल 1874 में बांदी के दोषों से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेलमार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। इसके मध्य राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल है, जो भी एक 5 रेलवे मंडल है, जो भी एक है।
राजस्थान का आदिवासी रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है। इसका मुख्यालय जयपुर है। आधारलीय होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर रही। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। वायु परिवहन यह सबसे महंगा तीव्र परिवहन का साधन है जो शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, सैनिक और नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रतनटाटा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। मानव प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, सांस्कृतिक संबंधित तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान के गौरव में इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेगिस्तान, रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्यजीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की संस्कृति की विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। ये विभिन्न राजस्थान में पर्यटन स्थल किचन, रामदेवरा, सम, किराड़ू, केला देवी, रणथंभौर, आमेर, आबानेर, सिलीशेड, मंडावा, सामो, ताल छापर, फतेहपुर, खिमसर, पुष्कर, रोहोट, रणकपुर, सबसे पहले ऊँट, फिर हवा महल, फिर मेहरानगढ़, फिर उदयपुर के महल, उसके बाद में दरगाह, 2.5 दिन का झोंपड़ा, सिटी पैलेस, फिर घूमर, फिर रोईडा, गोडावण, चिंकारा, बास्केटबॉल, खेजड़ी। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों को 3 ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पेलीबंगा, उदयपुर में आड़, जयपुर में बैराट, सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, राजसमंद एवं कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सोमनाथपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर और उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिचौला, उदय सागर आदि जिले और शिवपुरम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल, माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, धुरी, सोमनाथपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान,
भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरुद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। रणथंभौर अभ्यारण्य में बैठे बाघ, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। धार्मिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता जैसलमेर बीकानेर, श्री महावीर जी सोई माधवपुर, त्रिपुरी सुंदरी बांसवाड़ा आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल है। ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर, पाली, देलवाड़ा, सिरोही जैन मंदिर पर्यटक आकर्षित करते हैं। रामदेवरा अजमेर दरगाह, रणकपुर जैन मंदिर। पर्यटन विकास एवं सुविधा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। साथ पधारो भारत देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, श्रृंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या नहीं, न जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों सर्किट में बांट दिया गया। जिनमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ देशी व विदेशी पर्यटक अधिक। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न ये शाही रेलगाड़ी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली ये रेलगाड़ी जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, श्री माधवपुर, जैसलमेर, भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थलों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण, पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। प्रमुख महोत्सव, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊँट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़, उदयपुर में मेवाड़। इस प्रकार के महोत्सव प्रतिवर्ष हजारों संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार, राज्य राजमार्ग राज्य सरकार, मेट्रो रेल महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी। अभ्यारण्य, वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। मेट्रो रेल का विकास जयपुर में, जयसमंद झील उदयपुर में। विकास योजनाएं, तो वर्तमान में नई योजना चल रही है, ये पुरानी हो गई योजनाएं। कृषि कल्याण, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं दालों का उन्नत किस्मों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी देना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा कर किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन। किसान कलेवा, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता। राजीव गांधी कृषि साथी योजना, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों को, मजदूरों को वित्तीय सहायता देना। भामाशाह रोजगार, युवा, शिक्षित, बेरोजगार महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग जनों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवा में कौशल विकास, गरीबी का निवारण। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। भामाशाह योजना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। स्वास्थ्य संदेश, जननी सुरक्षा, मातृ या शिशु मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए
न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना। जननी एक्सप्रेस, गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना और घर ले जाना। आयुष्मान भारत, सरकारी निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना, वहाँ बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। स्वावलंबन योजना, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। गरिमा बालिका शिक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका शिक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, लड़कियों में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। एम शक्ति पर महिलाओं स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ग्रामीण विकास की योजनाएं, आदर्श ग्राम पंचायत, चयनित गांव में कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता हेतु खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण निस्तारण। अटल भूजल, सामुदायिक सेवा के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्र मेवाड़, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्र का विकास करना। मनरेगा, जिससे जी राम कर दिया अब योजना का नाम, न्यूनतम 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री श्री ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण सड़कों में मेगा हाईवे से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विकास करना। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राशि को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, घर के पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण, लैपटॉप वितरण। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना संचालित हो रही है। समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह सहयोग उपाय योजना, वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री एकल नारी, मुख्यमंत्री विज्ञेश योग्यजन, राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। सतत गोल, ये तो याद करना ही है, 17 लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप से और सभी जगहों से समाप्त करना। इस एजेंडे द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया। 15 में शुरू हुए, 30 में पूरे होने। गरीबी का अंत करना, गरीबी का अंत करो तो भूखमरी चली जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, गुणवत्ता होगी, लैंगिक समानता होगी, शुद्ध जल होगा। किफायती स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन। तेरे जलवायु परिवर्तन हो गया। 14 पानी में जीवन, 15 भूमि पर जीवन, 16 में शांति न्याय सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, ये 17वां है। पहला है गरीबी अंत, दूसरा है भूखमरी समाप्त करना, और लास्ट है लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामूहिक भागीदारी, सतत निरंतर सर्जन निर्माण, संबल सारा। सतत विकास लक्ष्य 17 है। आयुष्मान भारत का संबंध स्वास्थ्य से, जननी शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु कौन सी योजना है?
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राज्य के प्रयास। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक आर्थिक भूदान आंदोलन और भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमता के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तुरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनके कुल जमीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग या आदिवासी भूमियों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तान व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक एवं आर्थिक शक्तियों का उदय हुआ। विकास के कारण राज्य की भूमि एवं कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना 1955 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भू राजस्व अधिनियम 1956, काश्तकारी 55, भू राजस्व 56। आज प्रथा उन्मूलन अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन के भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। राजस्थान सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपना प्रभावशाली रूप से लागू किया। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1990 को सख्ती से लागू किया। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। दो 2011 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.10% और 51 में मात्र 2.1 थी। अब 52 है, 52.10% है। पहले कितनी थी? 1951 में 2.51% थी। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य की प्राथमिकता है। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। राज्य महिला आयोग 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला स्वयं सहायता समूह 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों, बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों, प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्ति किया गया। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला
स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास, ये योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाले अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित है। कौन सी? राजीव गांधी किशोरी बालिका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू किया गया। महिला सशक्तिकरण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है। हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन 2005 में, दहेज 61 में, बाल विवाह निषेध 25 में, संशोधन 86 में। मतदान प्रक्रिया। जब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, ईवीएम के प्रयोग से मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इनमें से अंतिम बटन नोटा विकल्प का होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्र का निर्धारण अंतिम बटन नोटा होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने समूह उम्मीदवार या प्रतिनिधि उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक प्रिंटर युक्त युक्ति है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है। ये पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता। सूचित निष्पक्ष नीतिपरक मतदान। सूचित 2 प्रकार का है। एक तो सड़क वाला, सड़क पर जागरूकता करनी, और एक सूचित है जो निष्पक्ष और नीतिपरक है। सड़क पर जागरूकता लानी है। एक सूचित है निष्पक्ष और नीतिपरक। सूचना का अधिकार। कभी भी समाज के विभिन्न वर्गों और सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इस मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना अधिकार कानून बनने वाला पहला राज्य बना। धीरे सूचना के अधिकार को संसाधन के रूप में लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावनाओं को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ।
इस अधिनियम में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क हमारे प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। बाल अधिकार 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार शामिल है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वित जागरूकता हेतु कार्य करती। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 24 घंटे निःशुल्क। ये भी जाने। राजस्थान संपर्क पोर्टल सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किया गया। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज कराने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध ये एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को साइबर अपराध से बचाने और सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार बदलती तकनीक के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियां, अपराधों से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। रैनसमवेयर एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। मालवेयर ये कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि। साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड या चैटिंग, इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूफिंग इसके उदाहरण हैं। फिशिंग ये एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के ईमेल उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। स्पूफिंग इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। साइबर सुरक्षा का उपाय, साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड, एटीएम पिन को गोपनीय रखें, समय समय पर बदलते रहें, अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें, एटीएम व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है, जिनके प्रभाव महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है।
महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है, स्वीप और मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। वहीं नवीन तकनीकों को अपनाने व अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए साइबर अपराधों से बचने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास ही उस राज्य को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हैं। नोटा, इसमें कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटर, स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता 52.10। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटर, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना का अधिकार, बाल अधिकार समझौता, संयुक्त राष्ट्र संघ। ग्रामीण और शहरी प्रशासन। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों को लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। इसे एक संविधान दर्जा दिया गया। इसकी 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख करती है। पंचायत राज त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप: जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति में प्रधान और खंड विकास अधिकारी। जिला परिषद में जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिला परिषद, इन तीनों के कार्य: जिला परिषद स्थानीय आवश्यकताओं और श्रोताओं के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करना। पंचायतों की ग्राम सभाएं और बैठकों का पर्यवेक्षण करना। ग्राम पंचायत क्या करती है? संस्था में पेयजल व्यवस्था, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन, आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव। जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीकरण, आपदाओं या महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना, चारा के वनों का विकास करना, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं संस्था, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। पंचायत समिति पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, सरपंच पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण, रजिस्टर रखना, कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेलों का आयोजन कराना। जिला परिषद पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतों को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चित करना। पंचायती राज ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंचों से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों की रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्रवाई को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ
छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के सरपंच इसके प्रधान सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 पैसा योगदान होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के लिए किया जाता है। इसलिए जिला परिषद सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले की निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले के निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्य में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिससे जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व वोट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदाय से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि। पंचायत समिति स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व होट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि, व्यापारी व्यवसाय और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि। जिला परिषद केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूली, गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान। ग्राम सभा पंचायत राज की आधारभूत संस्था है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होती है। ग्राम न्यायालय 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान की पहली ग्राम न्यायालय जयपुर जिले की बस्सी में खोला गया। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नगरीय स्वशासन महापौर, नगरीय प्रशासन के कार्य। शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य, शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी, सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का बंधन करना। दमकल मतलब जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है। कुछ ऐसे कार्य भी है जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें ऐच्छिक कार्य कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। अनिवार्य शुद्ध जल, रोशनी, दमकल, जन्म मृत्यु पंजीकरण। स्वैच्छिक सार्वजनिक कार्य, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशु, मेले प्रदर्शनी, छुटकारा। गांव और शहरों के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करे। भू राजस्व वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। सार्वजनिक कार्य, आम जनता से जुड़े कार्य, पेयजल, पीने योग्य पानी। नगरीय स्वशासन की इकाई है सभी। हमारे देश में संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज 73वां। नगर निगम के वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद कहा जाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी,
पंचायत समिति का मुख्य प्रधान। राजस्थान में कला संस्कृति। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। आहड़, कालीबंगा, पचमता, मागोर, गिलुंड, उद्याना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं का केंद्र हैं। सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों व पहाड़ों गांव बसे जाते हैं। मकान प्राय घरेलू केलुए घास फूस से ढके कच्चे मकान होते हैं। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पाठशाला, ढालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोटे आदि होते हैं। दुर्ग। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते हैं। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती है जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता है। ये पारिक कही जाती है। दुर्ग शासकों के आवास, सेनावास, जनसामान्य के लोगों के रहने के लिए सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडार, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बूंदी दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर पर बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग बनवाया। दुर्ग के चारों सुदृढ़ बड़गौर बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अमरूद महल ये इंपॉर्टेंट है। भित्ति चित्र देखते ही बनते भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ, स्थापत्य का अनुपम है। लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने गिरवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग कहते हैं। इस पर कहीं आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्ग व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण 54 मसीही शासकों ने करवाया। इस नौलख का दरवाज़ा, अमीर में 32 कमरों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ रहा है। जीर्णोद्धार, संरक्षण, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जालोर। पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौनों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं तारावर्ष और मुंद ने करवाया। दुर्ग में कुंड, कुएं, मंदिर, एक दरगाह भी बनी। चित्तौड़। मध्यमगढ़ नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रत्यात चालुक्य परमार सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता गया। दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है जो 2 सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय, तीर्थस्थल, गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभ की कीर्ति स्तंभ बनाए गए जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा 122 फीट ऊंचाई लिए 9 खंडों का स्मारक है जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजयी स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बेड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। जो सर्वदेश से दुर्ग है, इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण व इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडल के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में
इसे निर्मित करवाया। 9 पोलों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदूर चौड़ी दीवार बनी हुई, दीवारों के नीचे गहरी खाइयाँ। दुर्ग में समतल भूमि निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ ही कई जैन मंदिर, जालीबाग बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र होते पृथ्वीराज का स्मारक। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। अमेर दुर्ग ढूंढार क्षेत्र का दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में जड़े शीशे की सुंदरता को देखते ही बनती है दुर्ग के प्रवेश द्वार। गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ। गागरान का जल दुर्ग राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों कालसिंध और नदी के संगम पर निर्मित है। गागरान दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ राजनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध और दुर्ग में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रसिद्ध है। अन्य दुर्ग गोल्डन पोर्ट जैसलमेर वाला, सोनारगढ़ मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर, सासबहू, नागदा, अंबिका, जगदम्बिका, श्रीनाथ जी, नाथद्वारा, एकलिंग जी उदयपुर, ऋषभदेव जी उदयपुर, चारभुजा गढ़पुर राजसमंद, देलवाड़ा आबूपुर सिरोही, जैन मंदिर रणकपुर, पाली के राड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओसिया मंदिर जोधपुर, आड़ती के मंदिर, हिंदू मंदिर बाडोली, रामपटा, शिव मंदिर बंडदेवरा, बारा, कंसवा, कोटा, कमलेश्वर बूंदी, सूर्य मंदिर झालापाटन झालावाड़, शेखावाटी जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर, आबानदारी दौसा, खाटू श्याम जी सीकर, गोविंद देव जी जयपुर मंदिर प्राय राजा महाराजा और अन्य जागीरदारों श्रेष्ठ जनसामान्य की स्त्री पुरुषों के सेवों के समय से निर्मित है। मूर्तिकला राजस्थान में वैष्णव शैव शक्त अधिक के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यद्यपि गुजर पतियार प्रमाण चौहान गोहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाई गई, तथापि प्रतिहारों को विशेष योगदान रहा। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मीनारायण, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि मूर्तियाँ, वैकुंठ, अनंत, त्रिलोक, मोहन को बहुत खूबसूरत से उत्कीर्ण किए गए। शाक दलों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियाँ प्रधानता है। ओसिया, ब्रह्मांड, सिरोही, झाला, पाटन, चित्तौड़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जाती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़, ओसिया की जैन मूर्तियाँ। उल्लेखनीय मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास, विभिन्न मुद्राएं। मोलेला राजसमंद जिले के होला गांव में कुमारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहुंचाया। मोलेला नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। हवेलियाँ, जयपुर की हवेली परंपरा प्रसिद्ध है। शेखावाटी के श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाई हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, धौलगढ़, मुकुंदगढ़ विशाल हवेलियाँ। जैसलमेर शामिल सिंह नटवल पटवा की हवेली की नकिस्तार अनुपम है। बीकानेर, पलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर हवेलियाँ स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण। छतरियाँ, राजस्थान के शासक सामंत और श्रेष्ठी वर्ग द्वारा पूर्वजों की स्तुति में छतरियाँ। देवड़ के निर्माण, अलवर में मोसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह, बूंदी में 84 मुखी, रामगढ़ में चटों की, गेटौर में ईश्वरी सिंह की, जोधपुर में जसवंतड़ा, उदयपुर में आहड़, जैसलमेर में बड़ा बाग स्थापत्य अधिक मुख। चित्रकला, चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के विशेष प्रकार के तरीके से। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है।
यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राजशेखर प्राप्ति के लिए इधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने इन्हें प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकार ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। राजस्थान में चित्रकला विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित कोई मतलब नहीं है। जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग, जयपुर और अलवर में, जोधपुर बीकानेर में पीले रंग, उदयपुर में लाल रंग, कोटा में नीले रंग, किशनगढ़ में सफ़ेद गुलाबी रंग, बूंदी में सुनहरे रंग, ये रंग प्रसिद्ध है। चित्रों की पृष्ठभूमि उदयपुर में कदम, किशनगढ़ में केले, कोटा बूंदी में खजूर, जयपुर अलवर में पीपल वट वृक्ष, बीकानेर जोधपुर में आम के वृक्ष। विभिन्न पक्षियों के अलग है, जैसे उदयपुर शैली में हाथी, चकोर पक्षी, नाथद्वारा में गाय, जयपुर अलवर में मोर, घोड़ा। स्त्री पुरुष की कलाकृति अलग अलग है। किशनगढ़ शैली बने टणी नारी सौंदर्य के चित्रित है। आमेर जयपुर जोधपुर शैलियों पर मुगल प्रभाव झलकता है। शिकार, मनोरंजन की क्रीड़ाओं, प्राकृतिक दैनिक जीवन रीति और परंपरा से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। संगीत कला, राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ वाद्ययंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग का उल्लेख रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत के विविध राग रागनी को प्रचलित है प्रसिद्ध किया। मेरा दादू चरणदास दयाबाई सैजाबाई नाम विशिष्ट है। संगीत के विविध घराने राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण, वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला संस्कृति यहाँ के दुर्ग मंदिर, मूर्तिकला, वेलियाँ, छतरियों में देखने को मिलता है। हमारी गौरवपूर्ण विरासत, इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है। स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, प्रतिमा, मूर्ति, दुर्गम जहाँ तक पहुँचना कठिन हो, भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र बनाना। देलवाड़ा रणकपुर पाली में एकलिंग, उदयपुर में खाटू श्याम जी शिखर में देलवाड़ा आबू प्रवेश है। किस दुर्ग का अशुभलित है तो यह है एकलिंग जी, जयपुर में नहीं। इस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ या कोमलगढ़ का। बूंदी में 84 खंभों की चित्री कला का महत्वपूर्ण है। बने टणी चित्रशैली किशनगढ़ की प्रसिद्ध शैली है। ये हो गई हमारी कक्षा 8 की अध्याय बुक पूरी। आपकी सजगता, बच्चे की सुरक्षा, ये बच्चों के बारे में दिया गया है। तो हम अपनी वाणी को विराम देंगी और आज इसमें घोड़ा उनको